हाँ नेक्स्ट इसमें लिखिए, हाँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक इसमें लिखा आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसको ही हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी को आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, डेफिनेशन आपने इसमें लिखी है पहले, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये इसका क्या नियम था, इसका नियम था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर एवरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, ठीक है, उस फोर्स का नाम हमने क्या रखा, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स रखा। ठीक है, हाँ अब इसका नियम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें क्या है देखें, चलिए, अच्छा हमने क्या किया, हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट, एक को हमने क्या नाम दिया मास, इसका मास कितना हो गया आपका m1, और दूसरा इसका मास कितना हो गया आपका m2, ऐसे। ठीक है, इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस को हमने क्या नाम लिखा, r लिखा। इसमें क्या लिखा है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r होगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो m क्या है, m हो गया आपका मास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऐसा आप इसको कह सकते हो। दूसरा m2 क्या है, m2 हो गया आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना हो गया m2, m2। तो पहली चीज, सो इसका नियम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहां आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स, पहला पॉइंट, द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, फोर्स बिटवीन द पार्टिकल से कह दो, ऑब्जेक्ट कह दो। ठीक है, हाँ, द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। ठीक है, तो पहली चीज ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कौन सा, ग्रेविटेशन का जो नियम है वो हमको क्या बताता है, इन दोनों के बीच में हमको ये पता चल गया कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, वो फोर्स लग रहा होगा। अब बात है कि वो फोर्स किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, क्या उसका फॉर्मूला बनेगा, कैसे वो निर्भर कर रहा है। तो हमने कहा पहली चीज, द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, इनके मासेस के वो क्या है, सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है, सीधे सीधे क्या है, प्रोपोर्शनल। अगर हाँ तो कैसे लिखेंगे इसको, हम ऐसा लिखेंगे, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1। अच्छा, द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द देयर मासेस। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस भी ऐसा कर सकते हो, m1 इंटू कितना m2। ठीक है, ये इसका मतलब है, मतलब अगर मास में क्या हो जाएगा, मास में चेंज आएगा, इनके मास की वैल्यू कम या ज्यादा होगी तो फोर्स सीधे सीधे क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, मास घटेगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, या सीधे ऐसा कह सकते हो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ऐसा भी हम इसको लिख सकते थे। प्रोडक्ट का मतलब इनके मल्टीपल के सीधे इनके मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। हमने लिखा है द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, या प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अच्छा, यहाँ आपको अगर आप जोड़ना चाहते हो तो इसको प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट ऐसे देखिए, ये समझना है पहली चीज। ओके, नंबर सेकंड ध्यान दें। ठीक है, ये मास के बारे में बात आ गई। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, द फोर्स बिटवीन, ठीक है सॉरी, द फोर्स इज, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे द फोर्स इज इनवर्सली, अब ये क्या चीज आ गई, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर बिटवीन देम ये हो गया। ठीक है, अब जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है। द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब क्या मतलब है, ठीक है, डायरेक्ट का मतलब हो गया सीधा सीधा संबंधित, ठीक है, और इनवर्सली का मतलब एफ इज प्रोपोर्शनली का साइन तो ये लगेगा, इनवर्सली का मतलब क्या हो गया, उल्टा उल्टा, अपॉन में आएगा आर, अपॉन में क्या आएगा आर, लेकिन खाली सिंगल आर नहीं आएगा, क्या होगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जैसे सुनो, जैसे अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, अगर डिस्टेंस क्या होगी बढ़ गई तो फोर्स कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, उल्टा रिलेशन आ गया ना ये। अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे फोर्स की वैल्यू कैसे हो जाएगी, कम, और डिस्टेंस को कम करोगे तो फोर्स कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। खाली एक ही सुनो, एक यूनिट पर नहीं, खाली एक यूनिट पर नहीं, उसके स्क्वायर के टाइम पर हो रहा है, उसके स्क्वायर के टाइम पर। देखें, देखो अगर हमने आर को क्या ले लिया, 2 ले लिया, आर को क्या लिया 2, तो फोर्स से कितना टाइम कम हो जाएगा, नहीं कितना 2, अरे इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना, होल टाइम कम हो जाएगा। 2 से इफेक्ट नहीं हुआ, 2 के स्क्वायर से इफेक्ट हुआ। अगर हमने डिस्टेंस को कितना कर दिया 3, डिस्टेंस को किया 3, क्या फोर्स 3 टाइम कम होगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितना टाइम, 9 टाइम कम हो जाएगा, 9 टाइम कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस का भी क्या है, इफेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स तो लग रहा है, किसने बताया हमको, न्यूटन अंकल ने। दो फोर्स के बीच में, सॉरी, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है, तो बताइए अंकल ये फोर्स इन पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि फोर्स सीधे सीधे मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे मास बढ़ेगा वैसे फोर्स बढ़ेगा, जैसे मास घटेगा फोर्स घट जाएगा, और उनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये घट जाएगा, डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम एक फॉर्मेट में लिखते हैं, नोट करें। चलिए, अब दोनों जो फोर्सेज हैं, पहला क्या था, पहला था आपका F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 अपॉन m1 इंटू कितना था m2, ये पहला नियम था, ध्यान नहीं रख। पहला F इज इक्वल टू m1, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 था, और अपॉन में एक साथ मिला के रख दिया हमने इसको, कितना r स्क्वायर। ये हमारे पास में फोर्स का नया फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अगेन अगले स्टेप में ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको क्या करो, इक्वल टू के साइन में बदल दो, और साथ में क्या कर देना, यहाँ पे एक कांस्टेंट चिपका देना। ठीक है, अच्छा इसके केस में क्या कांस्टेंट हम के लिखेंगे, नहीं हम कांस्टेंट के नहीं लिखते हैं, यहाँ हम कांस्टेंट क्या लिखेंगे, कैपिटल जी लिखते हैं। ठीक है, वो जी भी क्या है, एक कांस्टेंट हो गया, और साथ में क्या बन गया आपका m1 m2 और कितना r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन कर ले, ये आपको लॉ दिया है तो इनके नाम पर रख देते हैं। तो कैपिटल में अगर आप लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, न्यूटन या। अच्छा अब जी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो जी क्या है, ठीक है, जैसे ही ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में लागू होगा, तो उस तरीके से ये कांस्टेंट भी कैसा है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा। तो जी इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। आगे तो नेक्स्ट स्टेप में, जैसे ये क्या हो गया आपका, ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया। हमने कहा न्यूटन अंकल आप इनकी वैल्यू क्या कर दो, हमको गिवन कर दो। तो न्यूटन अंकल तो निकल गए, तो कौन आए, एक दूसरे अंकल आए। ठीक है, उनका नाम क्या था, कैवेंडिश अंकल। ठीक है, कैवेंडिश अंकल आए तो उन्होंने इसकी वैल्यू हमको गिवन करी। ठीक है, जी की वैल्यू उन्होंने, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट होता है उससे इन्होंने हमको एक वैल्यू दी। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होगी आपकी 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और ये वैल्यू देने वाले कौन थे, अच्छा ये थे आपके हेनरी कैवेंडिश अंकल। ठीक है, सर हेनरी, ठीक है, सर हेनरी कैवेंडिश। अच्छा ये ना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सुने, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये आपके एग्जाम में हम एक नंबर का क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, कि जी की वैल्यू किस एक्सपेरिमेंट से आती है, जी की वैल्यू किस, ये जो कैपिटल जी है
ये कैपिटल जी की वैल्यू किस एक्सपेरिमेंट से आती है? तो हेनरी कैवेंडिश अंकल के एक्सपेरिमेंट से आती है, या कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से आती है। ठीक है, आगे। अच्छा, इसके सुनो, ये वैल्यू तो आप याद करना, कितना 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ठीक हो गया। अच्छा, आपको ये याद नहीं हो रहा है, ये याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको तो हम यहीं से निकालेंगे। ठीक है, ये जो यूनिट है ना, ये यूनिट यहीं से बनेगा। ठीक है, अब जी पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जी की यूनिट को फॉर्मूले को घुमा के ही बनाया जाएगा। चलिए, अगली हेडिंग इसमें लगाएगा डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन किस तरीके से दी जाएगी, तो उसको हम फॉर्मूले से देते हैं। अच्छा, अभी हमने फॉर्मूला बनाया था कितना, F इज इक्वल टू कैपिटल जी साथ में m1 इंटू m2 और अपॉन कितना r², ऐसा आपने फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, अब ऐसा करो ना, इस फॉर्मूले को घुमा के, इस फॉर्मूले को घुमा दो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो और साथ में जी को एक साइड और बाकी मटेरियल को एक साइड रख दो। आप कैसे करेंगे, देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ ले जा सकते हैं, तो इसके सामने क्या आया, F इंटू r², ऐसा आया। ठीक है, इसको यहाँ ले गए। ठीक है, m1 और m2 को कहाँ ला सकते हैं, m1 और m2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएंगे, m1 इंटू कितना m2, ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ कितना बचा आपका, यहाँ बच गया आपका कैपिटल जी। क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा आप सही फॉर्मेट में लिखते हैं, ध्यान दे रहे हैं। इसको यहाँ ले गए, F इंटू r² हो गया, m1 और m2 क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे आ गए, तो g की वैल्यू इतनी मिल गई। तो g इज इक्वल टू कितना आया, g इज इक्वल टू F r² m1 इंटू कितना हो गया m2। ये इसका फॉर्मूला तैयार हो गया, ये इसका फॉर्मूला तैयार हो गया। क्लियर है? मॉडिफिकेशन कर दिया उसमें, और कुछ नहीं किया। अब सुने, हमको ना इसकी डेफिनेशन देनी है, हमको इसकी डेफिनेशन देनी है। इसकी डेफिनेशन देने के लिए हमने क्या किया, एक तरीका अपनाया। अच्छा, वो तरीका क्या था, ये था आपका मास m1, ये कितना था आपका मास m2, और ये डिस्टेंस कितनी थी r, ये डिस्टेंस कितनी है r। अब हमने जानबूझकर क्या कर दिया, m1 की वैल्यू कितनी ले ली, 1 किलोग्राम, एक यूनिट। एक ऑब्जेक्ट है वो कितने किलोग्राम का है, एक। दूसरा ऑब्जेक्टिव कितना किलोग्राम का है, वो भी 1 किलोग्राम का ही हो गया, एक यूनिट का ये भी हो गया। अच्छा, इनको कितनी डिस्टेंस पर रखा, तो वो भी हमने क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 यूनिट की डिस्टेंस पर ही हमने इसको रख दिया। बस ये कहानी। ठीक है, इसके डेफिनेशन देने का तरीका है, सुने हमने क्या किया, इफ अगर ऐसा हो, ऐसा कैसा, m1 इज इक्वल टू कितना हो, 1 यूनिट, m1 इज इक्वल टू 1 यूनिट हो, अगेन m2 इज इक्वल टू कितना हो, 1 यूनिट हो गया, या 1 किलोग्राम कह दो, और साथ में r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी ना। m भी 1 है, m2 भी 1 है, r भी 1। अब सब 1 1 हो गए, तो क्या बचा, ठीक है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो क्या बचा आपका, ठीक है, हाँ। तो आपको क्या मिला है, g इज इक्वल टू कितना मिल गया, f मिल गया। g की वैल्यू किसके बराबर आ गई, g की वैल्यू क्या आ गई, f के बराबर। अच्छा, डेफिनेशन देने का तरीका सुने, g लो, अब देखो g उस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, g उस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, मिस्टर g उस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है जो कहाँ लग रहा है, 2 यूनिट मास के ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, जो 2 यूनिट मास के ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, जिनको 1 यूनिट की डिस्टेंस पर रखा गया। बस इतना था। ठीक है, जी उस ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है, किस फोर्स के इक्वल, जहां पर को ऑब्जेक्ट का मास कैसा हो, 1 1 यूनिट हो, और उनको 1 यूनिट के डिस्टेंस पर ही रखा गया। ठीक है, वही क्या है, जी उतने फोर्स के बराबर होता है, ऐसा आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें आप लिखो जी इज डिफाइंड एज, जी इज डिफाइंड एज the force of attraction, force of attraction g is defined as the force of attraction between two bodies of unit masses जिनका मास कैसा है, एक एक, and separated और सेपरेट किए गए हैं, separated by unit distance, separated by unit distance, separated by unit distance। ये आसान है, फिजिक्स में
आपके बहुत सारे डेफिनेशन क्या बनेंगी, इसी तरीके से बनेंगी। अब जी की वैल्यू क्या है, अरे फोर्स कैसा है, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो हमने क्या दिया, जी क्या है, डी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एफ के बराबर है जो कहाँ लग रहा है, 1 यूनिट के मासेस के बीच में लग रहा है, और उन मासेस को क्या रखा गया है, 1 यूनिट, ठीक है, उन मासेस को 1 यूनिट की डिस्टेंस पर रखा गया है। ये ठीक है। अच्छा देखें, अभी जो हमने इसका यूनिट लिखा था ना, हो गया। अगली हेडिंग आपको बनाएगा, इसकी यूनिट को आप ना फॉर्मूले से बनाओगे, यूनिट ऑफ जी, इसमें लिखें नेक्स्ट वन, यूनिट ऑफ कैपिटल जी। देखो अब देखें ये क्या हो गया, इधर देखो, इधर देखो, एफ की वैल्यू, एफ किस में मेजर करते हो, यहाँ ध्यान दो, एफ किस में मेजर करते हो, हाँ एफ किस में मेजर करते हो, न्यूटन में। ये हो गया आपका, एफ की वैल्यू कितनी होगी आपकी, न्यूटन। हाँ एक मिनट, और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस किसमें, मीटर में होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर हो गया। मास क्या हो गया आपका, किलोग्राम, ये भी कितना हो गया आपका, किलोग्राम, ठीक है। इस तरीके से क्या बन गया आपका, किलोग्राम का स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। और आपको कैसे लिखाया गया था, ऐसे लिखा हमने, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको जब ऊपर लाओगे तो क्या लिखोगे, पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसा लिखा है ये वैल्यू, ठीक है। फॉर्मूले से भूल जाओगे तो यहाँ से सीधे सीधे आ जाएगा ना, उसको ट्रांसफर करना। ये हो गया आपका न्यूटन, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, और कितना हो गया आपका, पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है। और वैल्यू आपने अभी लिखी थी कितनी, 6.673 न्यूटन, सॉरी 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, पर किलोग्राम का स्क्वायर।